यस माई सेल्फ इज प्रशांता मिश्रा, 4th सेम आपके डीएलएड के लिए। मैं आज आपको पार्ट नंबर 19 का अंतिम जो आपका जो चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके स्वर को हम कैसे भिन्न भिन्न भागों में हम उनको बांटते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि व्यंजनों को हम कैसे कैसे भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो भी हमारा जो साउंड होता है, साउंड के उच्चारण के आधार पर, जिस ध्वनि के उच्चारण के समय आपका जो वायु में दिक्कत होती है बोलने में, वायु आपकी ठहरती है, फिर वायु एक साथ प्रेशर के साथ जब बाहर निकलती है तो वह जो ध्वनि होती है वह आपकी व्यंजन ध्वनि होती है ना। और व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वह फ्री प्रकार से किया जा सकता है, और अतः व्यंजन जो भी होते हैं वो सारे के सारे आपके स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यंजन आपका फ्री दम के साथ में हम उसको नहीं बोल पाएंगे, हम उसको बिल्कुल ही सिंपल प्रकार से बोलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि स्थान के आधार पर, कि किस स्थान से, देह के स्थान से जो व्यंजन हैं वह बाहर निकल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं। कौन वायु को रोक रहा है, कौन वायु को जल्दी से निकाल रहा है, कहाँ कहाँ पर वायु स्पर्श हो रही है, कहाँ कहाँ पर नहीं हो रही। तो जितनी भी आपकी साउंड आवाज़ें मौजूद होती हैं, प्रकट होती हैं, वे सारे स्थान, जिन जिन स्थानों से ध्वनि बाहर आती है, वो सारी जो वस्तुएं, जो जगह होती हैं, वो सब स्थान कही जाती है। तो सबसे पहले हम स्थान के आधार पर देखते हैं कि व्यंजनों को कैसे बांटते हैं। तो नंबर 1 पे जो आपकी हेडिंग आती है वह है आपकी स्वर यंत्र मुखी। तो ये क्या है कि स्वर तंत्री का जो मुख है, वहां से जो स्वर बाहर निकलते हैं, इनको काकल्य और रस्त भी कहते हैं। रस्त से हृदय से निकले हुए, और काकल्य आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो निकलते हैं तो वह जो होते हैं व्यंजन आपके काकल्य और रस्त होते हैं। जैसे हा और विसर्ग जो है वह काकल ध्वनि है, हा विसर्ग आह, तो वो आपकी काकल ध्वनि है। तो दूसरी बात है उपाल्य जिह्वी। उपाल्य जिह्वी ये ध्वनि आपकी हिंदी में ये ध्वनियाँ नहीं है। उपाल्य जिह्वी उन ध्वनियों कहते हैं जो स्वर यंत्र और ले जिह्वा या काकल्य के बीच स्थित गलबिल और उपले जिह्वा से उत्पन्न होती है। काकल्य और जीव के बीच जितने भी ये रहते हैं गालों के बिल, वहाँ से वो ध्वनि बाहर आती है। और ऐसी ध्वनियाँ जो होती हैं वो अरबी भाषा में मिलती हैं सारी, वला हबीबी है ना। तो वो सारी जो होती हैं वो आपकी अरबी भाषा में दिखाई पड़ती हैं। फिर आपकी होती हैं जिह्वा मूल्य। तो आप जैसे ये शब्द है जिह्वा मूल्य, मतलब जिनके बोलने पर जिह्वा बेस रहे, जिह्वा आपका आधार रहे, वो आपकी क्या होती है, जिह्वा मूल्य। तो ये क्या होती है, वो हम जिह्वा पश्ची भी कहते हैं, मतलब जीभ के पीछे वाले जो व्यंजन हैं। तो ये ध्वनियाँ जीभ के बेस से, आधार से, या जीभ के पीछे वाले भाग से पैदा होती, जैसे क, ख, ग आदि जो ध्वनियाँ हैं वह आपकी जिह्वा मूली हैं। और देववाणी आपकी संस्कृत भाषा में यह ध्वनि विसर्ग के स्थान पर क और आ से पहले प्राप्त होती है। जैसे संस्कृत में इसको विसर्ग की जगह आधे विसर्ग के तुल्य चिन्ह से दिखाया जाता है। नंबर 4 है आपका कंठ है या कोमल चालक है, मतलब जो आपकी ध्वनि कंठ से हो, या कि आपके तालु का जो भाग जो कि बहुत ही ज़्यादा सुकोमल है, वहाँ के जीभ के पिछले भाग द्वारा कोमल तालु को जो स्पर्श करने से जो ध्वनि पैदा होती है वह हम उसको कंठ ध्वनि कहते हैं, ठीक है। जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा। फिर आपकी आती है मूर्धन्य। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा
पलटकर ऊपर की ओर मूर्धा स्थान को, मूर्धा जो आपके मसूड़ों के आसपास, जो आपका तालब के आसपास जो स्थान होता है, उन स्थानों को जो स्पर्श करती है वह ही हमारी मूर्धन्य कहलाती है। जैसे सा र टा ता था धा, तो ये क्या है, जीव यहाँ को ऊपर को स्पर्श कर रही है, तो ये सब कैसी हैं, हमारी मूर्धन्य है। फिर आपकी है कठोर तालव्य ध्वनियाँ, जो तालव्य के कठोर भाग से बोली जाती है। क्या ला दंत से भी बोला जाता है बेटे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मूर्धन्य से भी, मतलब बहुत से ऐसे हैं जो दांतों से भी बोले आ रहे हैं, होठों से भी बोले आ रहे हैं, है ना, वो 3-3 जगह को आ रहे हैं स्पर्श करते हुए, तो वो भी है। लेकिन जहाँ से इसका आधार जहाँ से दिया गया, पहले हम बात करेंगे माँ की, मतलब जैसे है कि गंगा जी जो है वो वहाँ से हरिद्वार से आती है ना, वैसे तो वो फर्रुखाबाद में भी हैं, सोरों से भी निकलती हैं, लेकिन हम उनको फर्रुखाबाद और सोरों का नहीं बता सकते, हम उनको जहाँ से वो बाहर निकली हैं, हम जब भी उनका नाम बताएंगे तो हम वहीं का स्थान बताएंगे, है ना। तो है अच्छा, वर्तस्य से मतलब दांतों की जड़ से या मसूड़ों के पास जो वैसा होता है, जो फुरदरा जो होता है जो आपका भाग, वह वर्तस्य कहते हैं। जैसे ये वाले पीछे वाले, तो जीव के सामने वाले भाग के स्थान के संपर्क से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वह आपकी वर्तस्य कहते हैं। जैसे ये न ल र स ज वर्तस्य ध्वनियाँ हैं। फिर आपकी आती हैं दंत आपकी, तो जिनके उच्चारण में जीव का पहला भाग दांतों को स्पर्श करता है, वे सब आपकी दंत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे ये व था दा धा ना ला और सा, ये आपकी दंत ध्वनियाँ हैं। फिर आपकी है दंत्योष्ठव, जो मतलब दांतों और होठों की सहायता से जो प्रयुक्त होती हैं वो आपकी दंतोष्ठव होती है। जैसे ये केवल एक ही ध्वनि है, दा, क्या दा 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 है, ठीक है, और वाह, ठीक। फिर आपका नंबर 10 हेडिंग है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य से मतलब है इन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों होठों की सहायता ली जाती है, और ये हिंदी में ये ध्वनियाँ पा फा बा भा ध्वनियाँ ओष्ठ ध्वनियाँ। जैसे पा भी हम होठों की सहायता बोलते हैं, भा भी पा फा बा भा मा, ये ध्वनियाँ आपकी ओष्ठ्य है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि हम प्रयत्न के आधार पर कैसे बोलते हैं, तो ध्वनियों के उच्चारण के लिए भीतर से आने वाली वायु को जिस विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों से विकृत या परिवर्तित रूप से बाहर आने दिया जाता है, मतलब उनको जैसा जैसा उनका रूप है वैसे ही वो बाहर आ रही है, या फिर हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके भी बाहर निकाल रहे हैं, तो हम उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न को हम कह सकते हैं प्रयास आपका, या प्रैक्टिस के सारे। तो ये आधारों पर भी हम व्यंजनों को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है स्वर तंत्रियों के आधार पर बाह्य प्रयत्न के रूप में। तो ये जो बाह्य प्रयत्न की जो ध्वनियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी है कौन सी, घोष, और दूसरी आपकी है कौन सी, आपकी घोष और घोष क्या अलग अघोष, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपकी होती हैं घोष ध्वनियाँ। घोष उच्चारण में जिनके गूंज हो, जो ध्वनियाँ गूंजती हों स्वर तंत्रियों में, इनको बोलने पर कंपन होता हो, और शेष व्यंजन वर्ग में 3, 4, 5 वर्ण दस्त हों, जैसे कुल 20 वर्ण इसमें माने जाते हैं, जैसे गा घा डा जा झा ना डा ढा आदि घोष के साथ संवार और नाद स्वर भी सम्मिलित हों, तो वो आपकी घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। फिर आप कहते हैं अघोष ध्वनियाँ। ये ध्वनियों के स्वर तंत्रियों में कोई किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है, तो ये, और इनमें न कोई
ये ध्वनियाँ ना इनमें कंपन होता है, ना ही ये साउंडिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा गूंजती हैं। तो ये वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्ण हैं। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, खा और सा, यानी कि कुल मिलाकर ये कितनी है वर्ण आपके 13। हाँ, यहाँ पर है आपकी 13 और जो आपकी पहले वाली में आपके हैं 20। फिर है कि घोष के साथ व्यवहार, श्वास और प्रयत्न भी सम्मिलित हैं। अच्छा, पहली आपकी दूसरी है कि प्राणत्व के आधार पर, कि जो हमारा जो प्राण तत्व है, जो सांस के वायु के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से ये ध्वनियाँ 2 भागों में बांट दी जाती हैं। पहले आपके कौन से होते हैं? महाप्राण और दूसरे आपके अल्प प्राण। महाप्राण में कि जिनमें सांस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्राण से मतलब होता है सांस से, है ना। तो जिनमें हम सांस ज़्यादा लेते हैं और वर्ग का दूसरा व चौथा जो व्यंजन होता है, जैसे का, खा जो वर्ग है, दूसरा चौथा वर्ग है, जैसे गा और घा, तो ये आपकी कौन सी होगी? महाप्राण। अच्छा, है ना। और जैसे वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन और तथा जो आपकी ऊष्म जो होती हैं ध्वनियाँ, वो भी महाप्राण के भीतर ही आती हैं। ये आपके कुल मिलाकर इनकी संख्या है 14। जो कौन कौन सी हैं? का, गा, ड़ा, चा, जा, ना, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, सा, मा, या, रा, ला, वा। ठीक है। फिर आपकी अल्प प्राण ध्वनियाँ कि जिनमें चारण का श्वास कम प्रयुक्त होता है, वो आपकी अल्प प्राण होती है। जैसे वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन, जैसे या, रा, ला, वा, ये कुल इनकी जो संख्या है वो जैसे आपकी 19 है। जैसे का, गा, ड़ा, चा, जा, ना, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, सा, या, रा, ला, वा। हाँ, ठीक है। और जो महाप्राण जो थी ध्वनियाँ, जो 14 थी, 14, वो कौन कौन सी थी? खा, घा, छा, झा, था, धा, फा, भा, शा, सा, हा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण व्यंजन, उस व्यंजन। ठीक है। अच्छा, चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, कि जैसे हम बोलते हैं वो प्रकार से व्यंजनों को बांटे, तो कैसे बांट पाएंगे? तो हम क्या करते हैं कि ये भी 3 प्रकार से बांटे गए हैं। पहले आपके हैं सश, शक्त, कि जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत है वो आपके। फिर है शक्त, अशक्त, कि जिनमें थोड़ी ताकत का प्रयोग होता है। फिर आपके हैं मध्यम, जो कि ना ज़्यादा ताकतवर हैं और ना ज़्यादा वीक हैं, तो वो आपको बीच के व्यंजन हैं। जैसे ह्रस्वता और दीर्घता के आधार पर, मतलब छोटी मात्रा और दीर्घ मात्राओं के आधार पर वर्णों को बांटना। ये आपके एकाकी व्यंजन का, खा, ह्रस्व तथा सम संयुक्त व्यंजन आदि दीर्घ कहलाते हैं। मतलब 2 बार ऐसे लिखा है च, मतलब चा के बाद फिर से चा, तो ये आपके दीर्घ में कहलाएंगे। अच्छा, अभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से तो ये कहते हैं कि संस्कृत में 5 अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं: स्पृष्ट, सत, स्पृष्ट, विवृत और आपके समृत। अच्छा, तो फिर आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये आपको पता ही है, श, त, ज्ञान। ठीक है। फिर आपके आते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजनों की तरह ही 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ मिलकर जो व्यंजनों का समूह बनाते हैं, जो व्यंजन उच्च बनाते हैं, जहाँ पर समान व्यंजन एकदम से समाहित हो जाते हैं और जिनमें दूसरे जो व्यंजन समान नहीं है वे भी जोड़ दिए जाते हैं, तो वह व्यंजन कौन से? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे स्वर से हीन
व्यंजन को हलंत लगा करके हम कॉपी पर लिखते हैं। जैसे का पा टा के नीचे हम क्या रखा, हलंत लगाते हैं, तो है ना कुछ व्यंजन मिलकर विशेष आकृति में लिखे जाते हैं। जैसे दा धन या धन आ बराबर आपका क्या हुआ, द्या, विद्या वाला जो द्या होता है। जैसे ता धन ता बराबर आ बराबर क्या हुआ, त, कौन सा, वो महत्वपूर्ण के लिए जो हम ता में जो तुलना जो प्रयुक्त करते हैं, है ना। तो ये आपके क्या होगा, स्वर्णिम वर्ग। जैसे हम इस चिन्ह को खी या मक्खी का पे लंग लगा के भी खी लिख सकते हैं। ये प्रकार की कुछ ध्वनियाँ हैं, और भी कुछ ध्वनियाँ हैं। जैसे पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि है क्या कि यह ध्वनि आपको होती है लृ। इसमें जीव का पहला भाग वर्ष को स्पर्श करता है और जीव के दोनों पार्श्व भागों से वायु बाहर निकलती है। फिर आपकी ये लुंठित, यह कौन सी, यह ध्वनि आपकी र है, जो जीव के पहले भाग वर्ष को स्पर्श कर श्वास को रोकती है ना। तो ये क्या हो, जीव यूं बन जाती तो श्वास बाहर नहीं आ पाती, ठीक है। और जीव में भी वाइब्रेशन होता है आपका, एक प्रकार का कंपन होता है, ठीक है। और तभी यह वायु को बाहर निकालती है। फिर आपका है उच्चिप्त व्यंजन। यह ड और ढ ध्वनियाँ हैं जो जीव के गर्भ भाग को लटकर मूर्धा से टकराती हैं और फिर श्वास झटके से मुख द्वार खोल देते हैं। सांस इतनी ज़्यादा वेग से आती है कि आपके वो मुख द्वार को खोल देती है। फिर आपके अंतस्थ हैं ध्वनियाँ। ये मुख विवर में वायु का अवरोध तो नहीं होता, परंतु कारण इतने ऊंचे चले जाते हैं कि वायु आपके सक्रिय मार्ग से बाहर निकलती है और हम इनको हाफ स्वर भी यानी कि रद्द स्वर भी कहते हैं। जैसे ये है या रा लाभ, ठीक है। फिर आपकी होती है आपकी ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर वायु आपकी घर्षण करती हुई निकलती है और ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे श स सा। ये प्रकार के व्यंजन 33 होते हैं। इनमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। और इन्हीं व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग डा या ड़ा ना म के उच्चारण में वायु का कुछ अंश नाक से भी बाहर होकर के बाहर निकलता है, अतः ये आपके अनुनासिक व्यंजन भी कहलाते हैं। और जब ये स्वर के सहित होते हैं तो ये शब्द के मध्य में आने पर अंग की बिंदी लगाकर भी इनको व्यक्त किया जा सकता है। अनुस्वार अनुनासिक व्यंजनों की का दूसरा लिपि चिन्ह है। अनुस्वार उच्चारण से पूर्व वाले व्यंजनों पर लगाया जाता है। जैसे संबंध को संबंध ऊपर तीनों पे अंगी बिंदी भी लगा सकते हैं और सा के साथ माँ और बा के साथ ना ध करके भी आप संबंध को लिख सकते हैं। सब यही प्रकार से हम आजकल दिनांक को भी दिनांक लिखते हुए चले आ रहे हैं। हिंदी ध्वनियों का जो वर्गीकरण जो आपका जो चार्ट है वह आपके सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर आपके दस्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आपके अघोष और आपके घोष, अच्छा दस्त और स्म व्यंजनों में घोष और घोष में कौन कौन से हैं। फिर आपके आते हैं स्वर। तो क्या है, फिर ये हम इनको और बांटेंगे, जैसे स्थान में बांटेंगे, प्राण में बांटेंगे, महाप्राण में बांटेंगे, महाप्राण, प्राण, ह्रस्व, दीर्घ, और फिर आपके ये आपके संयुक्त में हम इसको बांटते हुए जाएंगे। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, तो आपको इसकी सारणी को भी बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं मौजूद होगी। तो यहाँ तक के लिए आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो ध्वनि परिवर्तन जो है वह मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुश्किल से अब आपकी एक वीडियो और बनेगी बच्चों। उसके बाद आपका हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह
परसों तक मैं आपका संपूर्ण दूंगा कर, यानी कि पेपरों से पहले आप सभी बच्चों का हिंदी कोर्स और अंग्रेजी कोर्स में संपूर्ण करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार।